क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आगाबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं और इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियों को सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जाग कर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 5G मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफी थी। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, बल्कि अब तो तेज धीमों को हराएंगे। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता है जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ डुकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। दूसरा बुनियादी सवाल है, आपके पास दरअसल कितना समय है? विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे।
समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथ होता है। यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता है। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो या सुख या सफलता हो। तीसरा बुनियादी सवाल है, आपका समय कितना कीमती है? दोस्तों कहते हैं, समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। दोस्तों, समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 100 रुपए। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपए का। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूला का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है, समय की लॉग बुक रखें। घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं।
बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या जरूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज न करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपए लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता है। अब वह मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता है, क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट्स बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाता है तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
अगले दिन उसे 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है। और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गंवाएं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थीं, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घाड़ साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थीं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए। लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण हैं। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो न तो अनिवार्य हैं न ही महत्वपूर्ण। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले काम यानी ए काम से शुरू करें। जो सबसे अनिवार्य काम होगा उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इस तरह ए कॉलम के सारे काम निपटा लें। ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकैन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है कि आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें।
महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद ना हो बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टेप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमन बॉन्डी को इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती थीं कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल, कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता है तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल, दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता है। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता है, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका सदुपयोग करके ज्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है काम सौंपना सीखें। ज्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूं या मैं इसे दूसरों से ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे यह उन्हें पसंद हो या न हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख लें।
काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है पेरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पेरेटो का 20-80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पेरेटो के 20-80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है पेरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं, तो पेरेटो के सिद्धांत को आजमाकर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल, बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है पार्किंसन के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है पार्किंसन के नियम का लाभ ले। लक्ष्य जितना बड़ा होगा,
उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 250 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें। जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियों मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगुना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटाकर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज्यादा, लेकिन चूंकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं, और यह पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो पाता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती है तो वह देर से होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज्यादा सफल भी हो सकता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविजन प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविजन के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। आपका प्राइम टाइम चाहे सुबह का हो या रात का, महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है, यह पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यदि आप सुबह के समय ज्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में एक झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं जितने की सुबह थे। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता है। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठोस और सघन हों। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता है जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है।
और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह पर नहीं रखते हैं और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं। हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जरूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिरदर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता तथा ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते हैं। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है, परंतु अगर हम फोन पर गैर जरूरी बातें करते रहें और जरूरी बातें भूल जाएं, तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपका टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते हैं, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास जरूरत से ज्यादा काम होता है तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल, इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। तो कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं।
काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं, वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे, तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हो। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है अपनी कार्यक्षमता बढ़ाई। यदि आपको टाइपिंग आती है, तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहां भी आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना है, ताकि आप उतने ही समय में 2 गुना काम कर पाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकें। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना चाहिए, या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के वृहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई दूसरा उनसे ज्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे, तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगाती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की।
यदि वह महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बदलना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काटकर छोंक देना चाहिए, फिर आटा गूंदकर दूसरे चूल्हे पर दाल बघार देना चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निबट जाएगा। इसे कहते हैं कार्यकुशलता। उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती है, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। ये सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपके भीतर एड्रेनलिन केमिकल सक्रिय हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप एक्टिव हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें, सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है, आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज्यादा तेजी से काम करा लेती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है, डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकंडे को बखूबी आजमाती हैं। वे विज्ञापन देती हैं कि अमुक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो रही है, अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले लें। कार कंपनियों भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती हैं कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं, अगर अभी कार खरीद लोगे तो फायदे में रहोगे।
ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है, तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता है। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर, अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान लें कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर, अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3 या 4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचानें और उसका उपयोग करके अपनी क्षमता और गति को बढ़ा लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत है, समय खरीदना सीखें। आप किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती है। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर, व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर, जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता है, उसका वितरण नहीं करता है, उसका प्रबंधन नहीं करता है, उसे नहीं बेचता है, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन करें, समय खरीदना सीखें। देखिए, आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपए था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपए लेकर यह काम करने को तैयार है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपए। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपए में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती हैं और अपना कीमती समय बचाती हैं। यह डेलीगेटिंग या काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपए में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति विज्ञानी लुईस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था।
एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता है। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूं। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण काम न हो पाए। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोलभाव क्यों नहीं करते हैं और महिलाएं घंटों तक मोलभाव क्यों करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपए कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपए का नुकसान हुआ है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत है, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं, हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, या हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है। दूसरा कर्मचारी करियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेता है। अब आप ही बताइए कि इन उदाहरणों में ज्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है। हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत है, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट समय के बड़े पाबंद थे। वे हर शाम को 3:30 बजे घूमने जाते थे और इसमें 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता था। उनकी समय की पाबंदी से उनके पड़ोसियों को यह लाभ होता था कि वे इससे अपनी घड़ी मिला सकते थे। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस कम आता है। दूसरी ओर, अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर अप्रिय कामों के लिए यह आदत बड़ी कारगर होती है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसका निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको सेल्स में कोल्ड कॉल करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें।
हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत है, निश्चित समय पर काम करें। निश्चित समय पर महत्वपूर्ण काम करने की आदत डालने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको वह काम करने में आलस नहीं आता है और आप आदतन बिना सोचे समझे उसे करने में जुट जाते हैं। दूसरे, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरे, आपको उसमें आनंद आने लगता है, जिससे काम सरल हो जाता है। चौथे, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी या ज्यादा अच्छी तरह करने के तरीके खोज लेते हैं। पांचवें, जब आप नियमितता से एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं है बल्कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती हैं, अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है, अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी यह न बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींगे हाँकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाएं, तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती हैं, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों को कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैंतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर न हो। मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फोन को तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक नीति अपनाता है। उसके घर में 2 दरवाजे हैं और जब उसे किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता है तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहे जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों की नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोचकर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से न मिलें और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करते हैं, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था तो वे कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर, अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था
तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा, तो केवल काम की ही बातें हो सकती हैं। फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता है। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी, तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता हूं जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूं। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए, ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है, जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहां से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, या आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है, ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालें। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है। जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे, तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं, बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रखेंगे। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पामरूटन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पामरूटन से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पामरूटन का जवाब था, बहुत आसान है, ये सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा। यही है अनुशासन। पामरूटन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते जाए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपए का काम किया है और इसे 8,000 रुपए तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस उदाहरण में हमने देखा कि कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया है, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया है। मानसिकता के इस अंतर को कभी न भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे।
वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया। महत्वपूर्ण तो ये होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। मिसाल के तौर पर 2 सेनाएं लड़ रही हैं और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग अलग रहे। एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जबकि दूसरी को पराजय का कलंक झेलना पड़ा। एक और उदाहरण देखें। 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती हैं। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है, उनके पतियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी महिला का पति इस बात पर वाह वाह करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वह इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई है? जवाब आप खुद जानते हैं। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई बॉस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता है कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर बॉस या पति भला होगा तो सांत्वना दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, किसी काम में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं, तो उनका जवाब यही होगा, 10 से 5 का समय। दूसरी ओर, यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं, तो वे परिणाम बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, अपना योगदान बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखें। अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है, तो क्या वह 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उसमें कितना समय लगा। इस संदर्भ में एक अपवाद है। लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं। तब आप बॉस की नजरों में ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे। आपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया। इस बात से वह बहुत प्रभावित होगा और यह आदत आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर तक ले जाएगा। तीव्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणाम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा है, अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर तेजी से न चढ़ें। तेजी से काम करने में तभी फायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नजरिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप